हेलो दोस्तों। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले आप ज़रा इस चीज़ को देखिए। ये एक प्लांट है, ठीक, और ये एक दूसरा प्लांट है। यहाँ पे इस तरीके से हमने दो प्लांट लिए हुए हैं। इस प्लांट को अगर हम इस तरीके से घुमाएं तो इसका जो स्टेम है, जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये आसानी से मुड़ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से मुड़ जा रहा है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इस तरह का जो प्लांट है, इसको अगर हम इस तरीके से मोड़ें या फिर इसको टच करें तो ये काफ़ी हार्ड है। ठीक है, आपने स्कूल आते जाते अपने आसपास में कुछ ऐसे पेड़ देखे होंगे जिनका स्टेम काफ़ी मोटा होता है। जैसे मैंगो ट्री आप एक एग्जांपल पे ले सकते हैं। मैंगो ट्री का जो स्टेम होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन इसका स्टेम जो है ये काफ़ी सॉफ्ट है। ठीक है, और इसका स्टेम तो बिल्कुल ही सॉफ्ट है, वो किसी भी तरीके से इस तरीके से मोड़ो मुड़ जाएगा, और इसका स्टेम थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक है, हम लोग आज की डेट में प्लांट के बारे में जानेंगे। चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी प्लांट के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, आज हम लोगों का यही टॉपिक है। मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यमार्ग फाउंडेशन चैनल पर। ठीक है, तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्मॉल होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। कुछ प्लांट बहुत बड़े होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सिर्फ सरफेस पर ग्रीन पैचेस के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग ग्रास कहते हैं, यानी कि घास। ठीक है, तो पैचेज ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल, यानी कि मिट्टी पर सिर्फ वो ग्रीन पैचेज के फॉर्म में पाए जाते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, ग्रीन पैचेज के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, और कुछ सिर्फ ग्रीन पैचेज के फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन लीव्स पाई जाती हैं, यानी कि हरी पत्तियां होती हैं। कुछ में हल्का सा रेडिश टाइप की पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें ह्यूज रेड फ्लावर पाया जाता है, यानी लाल रंग के फूल पाए जाते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें छोटे छोटे ब्लू फ्लावर पाए जाते हैं, यानी टिनी ब्लू फ्लावर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ढेर सारे प्लांट को, ट्रीज को इस तरह आपने अपने आसपास में देखा होगा। ठीक है, तो अगर हम प्लांट के पार्ट के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये सपोज दैट कि ये सॉइल है, सॉइल के नीचे का जो हिस्सा होता है ये रूट का हिस्सा है। ठीक है, और इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है ये स्टेम का हिस्सा है। इस तरीके से ब्रांचेज निकली होती हैं और इस तरीके से यहाँ पे पत्तियां लगी हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर आप लगा सकते हैं। ठीक, तो ये जो सिस्टम है, ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको रूट कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो सिस्टम है इसको स्टेम कहा जाता है। ये जो निकला हुआ हिस्सा है इसको आप ब्रांच कह सकते हैं, ये ब्रांच कहा जाता है। ये जो है इसको लीव्स कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो सबसे ऊपर इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है इसको फ्लावर कहते हैं। ठीक, और इसी में से फ्लावर जो स्टार्टिंग पीरियड में जब होता है तो उसको बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे पार्ट होते हैं प्लांट के। तो प्लांट पार्ट्स में हम यहाँ पे कुछ नाम याद करेंगे। सबसे पहले स्टेम ब्रांचेस हैं, तो जैसा कि वहाँ पे ब्रांच आपने देखा, रूट है, लीव्स हैं, फ्लावर है और फ्रूट है। तो एक प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्लांट में ब्रांच होता है, स्टेम ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। कौन कौन सा? ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। इतनी सारी चीजें होती हैं जो प्लांट के पार्ट में आते हैं। एक प्लांट अगर आप देखेंगे ना तो उसमें जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे रूट कहा जाता है, और अपर द ग्राउंड यानी कि अप एबो द ग्राउंड, वहाँ पे जो पार्ट होता है उसे स्टेम कहते हैं। स्टेम में ढेर सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टेम में कुछ इस तरीके से ब्रांचेस निकली हुई होती हैं तो उसको ब्रांच ऑफ स्टेम कहा जाता है।
उस पे लीव्स लगे होते हैं, फ्लावर होता है, बड होता है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेम देखा कि स्टेम कुछ में सॉफ्ट होता है, कुछ में थोड़ा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम काफ़ी मजबूत होता है और मोटा भी होता है। तो इसी स्टेम की कैटेगरी, स्टेम के बेस पर यहाँ पे 3 तरह के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम क्वालिटीज। तो हर्ब्स पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे श्रब्स, थर्ड नंबर पे ट्रीज। 3 तरह के प्लांट आपको आपके आसपास देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है हर्ब्स। तो हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स को हिंदी में शाक कह सकते हैं, ठीक है, या फिर घास कह सकते हैं। तो जितनी भी घास जैसी चीजें होती हैं जिनका स्टेम काफी मुलायम होता है, ठीक है, ग्रीन होता है और टेंडर होता है, तो उसको हम लोग हर्ब्स कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन इसकी बनती है स्टेम के बेस पे? इनका स्टेम कैसा होता है? इनका स्टेम होता है ग्रीन और कैसा होता है? टेंडर। टेंडर का मतलब काफी मुलायम होता है, उसको मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मिंट। मिंट का मतलब होता है पुदीना, ठीक है। आप सब्जी मार्केट में जब आप गए होंगे तो वहां पे मिंट आपने देखा होगा, कोरिएंडर आपने देखा होगा, धनिया, धनिया तो देखा ही होगा। तो धनिया का जो प्लांट होता है वो ग्रीन है और टेंडर है, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे बेसिल्स, बे और ओरिगेनो, रोजमेरी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल। मिंट और कोरिएंडर आप अच्छे से याद रखिए। बाकी बेसिल और तुलसी, बेसिल हो गया, बे हो गया, ओरिगेनो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हर्ब्स में आती हैं। तो स्टेम के बेस पर हर्ब्स कैसे होते हैं? हर्ब का स्टेम टेंडर होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं श्रब्स पर। अब ये श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स थोड़ा सा क्वालिटी और डेवलप करते हैं। हर्ब्स में स्टेम काफ़ी सॉफ्ट होता है, श्रब्स में स्टेम थोड़ा सा थिक हो जाएगा और थोड़ा सा मोटा हो जाता है, यानी उसमें थिकनेस आ जाती है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन इसकी बनाएंगे कि सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस, कुछ प्लांट में ब्रांच डेवलप हो जाता है नियर द बेस ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम का जो बेस है वहां से कुछ ब्रांचेस निकल आती हैं, उन्हीं को श्रब्स कहा जाता है, ठीक है। तो हर्ब्स में ब्रांचेज आपको कम देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। श्रब्स जो होते हैं इसमें आपको ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा स्टेम यहाँ पे हार्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता। स्टेम हार्ड तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे रोज बुशेस। तो गुलाब का पेड़ आपने देखा होगा, गुलाब का पेड़ इस तरीके से डंठल टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे होता है, इसमें कांटे निकले हुए होते हैं, लगभग इतना ही मोटा होता है, इससे थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो रोज बुशेस जो होती हैं उनको श्रब्स कहते हैं, या फिर यूं कहिए कि जितनी भी झाड़ियां आपने देखा होगा, ठीक है, झाड़ियां, तो जितनी भी झाड़ियां होती हैं वो श्रब्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे रोज बुशेस, हार्डी हिबिस्कस, हिबिस्कस का मतलब होता है गुड़हल, तो गुड़हल का पेड़ आपने देखा होगा। तो गुड़हल का पेड़, ठीक है, लाल रंग का उसका फ्लावर होता है, वो भी अगर उसके प्लांट को आप देखेंगे तो वो श्रब्स की कैटेगरी में आता है। मतलब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हर्ब है, ये श्रब्स हैं? तो हर्ब ग्रीन और टेंडर होता है, पतला होता है, और जो श्रब्स होते हैं उनका जो स्टेम है वो थोड़ा सा थिक होता है, हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता लेकिन तब भी थिक होता है। रेड ट्विग, रेड ट्विग डॉगवुड, ये भी एक तरह का श्रब है, नाम याद कर लीजिए, ठीक है। होली श्रब्स एक है यहाँ पे। उसके बाद कॉमन लिलेक्स, कॉमन लिलेक्स, ठीक है। तो कुछ नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनमें से जो आपको याद हो पा रहा है, जैसे रोज बुशेस, हार्डी हिबिस्कस, कम से कम गुलाब और गुड़हल तो याद कर ही लीजिए, ठीक है। तो गुलाब और गुड़हल इसे हिंदी में याद रखेंगे तो इंग्लिश भी याद रहेगी। गुलाब और गुड़हल जो है वो श्रब्स की कैटेगरी में आता है।
तो उसकी जो डंठल है यानी कि जो स्टेम है उसका, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा थिक होता है, इतना थिक नहीं होता कि आप उसे मोड़ ना सकें या तोड़ ना सकें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता। नेक्स्ट नंबर पे अब ये थोड़ा सा और डेवलप करते हैं। तो जब स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है और लंबा हो जाता है, तो ऐसे प्लांट को ट्रीज कहा जाता है। ट्री का मतलब होता है पेड़। तो पेड़ हम किसको कहते हैं? जो हमारे आसपास काफी थिक स्टेम वाले प्लांट होते हैं उनको ट्री कहा जाता है, उनको पेड़ कहा जाता है, ठीक है। तो ट्री में एग्जाम्पल यहाँ पे डेफिनेशन सबसे पहले आते हैं। तो सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, ये काफी बड़े होते हैं, और हार्ड एंड थिक स्टेम, इनका स्टेम कैसा होता है? हार्ड होता है और थिक होता है, ठीक है। स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं नियर द अपर पार्ट अबो द ग्राउंड, सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। यानी कि ट्रीज वो होते हैं जिनका स्टेम हार्ड होता है, थिक स्टेम होता है, ये बहुत बड़े होते हैं और ये ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे ब्रांचेज इनमें होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बनाना ट्री। अगर आपने बनाना ट्री देखा है, नहीं देखा है तो भी आप याद रखे रहिए कि बनाना ट्री जो है, इसके आगे ट्री लगा ही है, तो ट्री का मतलब ये हुआ कि इसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है और ये काफी बड़े प्लांट होते हैं। कोकोनट ट्री के बारे में अगर बात करें तो कोकोनट ट्री आपने फिगर तो देखा ही होगा बुक में। तो इस तरीके से करके कुछ कोकोनट ट्री होता है, ठीक है। तो इसका जो स्टेम है काफी हार्ड होता है और ये काफी बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे बान्यान ट्री है। तो बान्यान ट्री भी आपने देखा नहीं देखा होगा। तो बान्यान ट्री जो होता है इसका जो स्टेम है काफी हार्ड होता है और ये कुछ इस तरीके से, और इसमें इस तरीके से रूट जो होते हैं इस तरीके से लटके हुए होते हैं, इनको स्यूडो रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से लटके हुए होते हैं, तो ये बान्यान ट्री आ जाता है। पाइन ट्री भी इसी कोकोनट ट्री की तरह ही होता है दूर से देखने में। एप्पल ट्री, डेट पाम, डेट का मतलब होता है खजूर, ठीक है। तो खजूर का जो पेड़ होता है, एप्पल यानी कि सेब, सेब का जो पेड़ होता है वो ट्री है। बैम्बू ट्री, बैम्बू ट्री भी, ठीक है। इस तरीके से बैम्बू मतलब होता है बांस, ठीक है। तो बांस, तो ये ट्री की कैटेगरी में आता है। होता तो ये घास है लेकिन ये ट्री की कैटेगरी में उसको आप रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम क्वालिटी। मैनग्रूव ओक ट्री, मैनग्रूव जो प्लांट होते हैं, जो दलदली इलाके में प्लांट पाए जाते हैं, वो भी ट्री की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद ओक ट्री है। ओक एक तरह का प्लांट है, ठीक है। इससे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये ट्री यानी कि ओक ट्री भी यहाँ पे ट्री का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेम की क्वालिटी यानी स्टेम किस तरीके का है, इसके बेस पर तीन तरह के प्लांट हमारे सामने आते हैं। पहले नंबर पे हर्ब्स आते हैं, दूसरे नंबर पे श्रब्स हैं और तीसरे नंबर पे ट्रीज हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स फिर से हम लोग याद कर लेते हैं। हर्ब्स का एग्जाम्पल मिंट यानी कि पुदीना, और दूसरे नंबर पे कोरिएंडर यानी कि धनिया, ठीक है। तो धनिया और पुदीना याद रखिए, ये हो गया हर्ब्स। इसके अलावा हम लोग आते हैं श्रब्स में। तो श्रब्स में गुलाब और गुड़हल याद रखिए, रोज एंड हिबिस्कस, ठीक है। गुलाब और गुड़हल दो तरीके का, ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद ट्रीज में आते हैं। तो ट्री तो आपने अपने आसपास बहुत सारा देखा होगा। एक तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पेड़ है, ठीक है। और तो बनाना ट्री हो गया, कोकोनट ट्री हो गया, बान्यान ट्री हो गया। बनाना बान्यान ऐसे करके याद रख लीजिए तो दो याद हो जाएंगे ट्री के बारे में। पाइन ट्रीज, बैम्बू ट्री, मैनग्रूव, ओक ट्री, एप्पल ट्री, डेट पाम, ये तमाम तरह के एग्जाम्पल हैं जो ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि प्लांट में, पहली बात तो प्लांट के हिस्से कितने हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि रूट है, स्टेम है। अब स्टेम के बेस पर यहाँ पे तीन तरह के प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। तो हर्ब क्या होता है, जैसे कि आप अपने आसपास देखते ही होंगे कि बहुत सारे प्लांट दिखाई देते हैं। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज हर्ब की कैटेगरी में आएगी, कौन सी चीज श्रब की कैटेगरी में और कौन सी चीज ट्रीज की कैटेगरी में आएगी? तो आप उसके स्टेम को देख करके
आप ये डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, स्टेम जो होता है, अब ये मत कहिएगा कि जो मैंगो है, मैंगो का जो प्लांटलेट होता है, यानी जब वो छोटा होता है तो उसका भी तो स्टेम काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो भी तो मुड़ जाता है, तो क्या उसको हर्ब कहेंगे? नहीं, यहाँ पे बात हो रही है मैच्योर पोजीशन में, यानी कि जब प्लांट पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है तो उस समय वो किस कैटेगरी में आएगा, वही उसका कैटेगरी हो जाता है। जैसे कि अगर मैंगो प्लांट आप लगाते हैं, प्लांट तो किसी का भी आप लगाएंगे, बान्यान का भी या फिर एप्पल का या किसी भी चीज़ का, अगर वो प्लांट लगाते हैं आप, तो वो तो छोटा होता है, वो तो सॉफ्ट होगा ही उसका स्टेम। बात होती है कि जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, तब उनका स्टेम किस कैटेगरी में आता है। जिस कैटेगरी में उसका स्टेम आएगा वो प्लांट उसी कैटेगरी का होता है। फिर आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं इजिली कि वो हर्ब है, श्रब है या फिर ट्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का है स्टेम्स। अब हम लोग ढेर सारे स्टेम के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, तो इससे पहले कि हम लोग स्टेम के बारे में कुछ जानकारी लें, हम लोग क्रीपर्स और क्लिम्बर्स दो तरह के प्लांट के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो क्रीपर्स का मतलब क्या होता है और क्लिम्बर्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्रीपर्स पर ध्यान देते हैं। क्रीपर्स का मतलब होता है रेंगने वाले, रेंगने वाले। ठीक है, तो जो जमीन पर जो प्लांट ऐसे रेंगते हैं, यानी कि पूरा फैल जाते हैं पूरे जमीन पर, उसको हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर जो प्लांट हैं, अगर आपने देखा होगा कभी, ध्यान दीजिएगा, नहीं देखे हैं तो अब से ध्यान दीजिएगा कि खेतों में कुछ प्लांट ऐसे आपको मिलेंगे जो जमीन पे रेंगते हुए दिखाई देंगे। रेंगते मतलब अब आपको ऐसे थोड़ी दिखाई देगा कि वो चल रहे हैं, मतलब वो फैले हुए होते हैं पूरा, वो ऐसे स्ट्रेट अपराइट नहीं खड़े होते हैं, वो ऐसे जमीन पर पूरा रेंगते हुए, मतलब पूरा फैले हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं ना, इनका वीक स्टेम होता है, इनका स्टेम काफ़ी वीक होता है और ये अपराइट नहीं हो सकते, यानी कि सीधे खड़े ये नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनका स्टेम काफ़ी वीक होता है। लेकिन इनका जो फ्रूट होता है ना, वो काफ़ी भारी होता है। तो आपने देखा होगा वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, तो तरबूज तो आपने खाया ही होगा गर्मी के समय में। ठीक है, इसके बाद आता है मस्क मेलन, पंपकिन यानी कि कद्दू। ठीक है, बॉटल गोल्ड यानी कि लौकी। तो ये जो लौकी है, कद्दू है, तरबूज है और खरबूज है, इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं वो सब क्रीपर्स में आते हैं, क्योंकि ये इनका जो प्लांट होता है वो ज़मीन पे ही फैला हुआ होता है। ठीक है, इनका जो स्टेम है ना, पूरा इसी तरीके से ज़मीन पे ही फैला हुआ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके से ये ऐसे ऐसे पूरा ज़मीन पे ही इस तरीके से फैले हुए होते हैं। ऐसे इनका फ्लावर होता है, ये लीव्स इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक, इस तरीके से ये फैले हुए होते हैं। तो क्रीपर्स क्या है, पूरा ज़मीन पर फैले हुए होते हैं। तो एग्जाम्पल पे जो वाटरमेलन है, ये ध्यान रखेंगे, तरबूज, जो बड़े बड़े फ्रूट होते हैं, ये सब क्रीपर्स होते हैं, जिनमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है और सॉरी, तो वो फैले हुए होते हैं और उनमें वो काफ़ी भारी होते हैं। ठीक है, तो उनका स्टेम इस काबिल नहीं होता कि वो उनको इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा सके। तो नेक्स्ट नंबर पे एक कैटेगरी और आती है प्लांट की, जिसको क्लिम्बर्स कहते हैं। तो क्लिम्बर्स में क्लाइम शब्द पे ध्यान देंगे। तो क्लिम्बर्स वो होते हैं जो चढ़ते हैं, यानी कि चढ़ने वाले। अब ये चढ़ने वाले तो कहाँ चढ़ने वाले, जैसे ये क्या होता है ना कि एक इस तरीके से सपोर्ट अगर इनको मिल जाता है तो ये इस तरीके से करते हुए इन पे चढ़ जाते हैं पूरा ऊपर तक। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ये लीव्स बना देते हैं। तो इसको डिजाइन कर लीजिएगा। तो ग्रेप वाइन जो होता है, यानी कि जो अंगूर होता है, वो इसी तरीके से इसकी जो लताएं होती हैं, जो वाइन्स होती हैं, ये इसी तरीके से जो सपोर्टर होते हैं उनके ऊपर ये इस तरीके से चढ़ जाते हैं।
ठीक है। तो इनको चढ़ने के लिए इनके पास एक टेंड्रिल नाम का एक डिजाइन होता है। टेंड्रिल का मतलब एक इस तरीके से स्प्रिंग की तरह डिजाइन होता है, जिनकी मदद से ये जो सपोर्टर होते हैं इनको पकड़ करके ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये चढ़ जाते हैं। तो एग्जाम्पल पे यहाँ पे पी प्लांट है, यानी मटर का जो प्लांट होता है वो क्लिम्बर्स में आता है, ठीक है। और मनी प्लांट ये आपने देखा होगा, ये भी क्लिम्बर्स में आते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी ये आपने नहीं देखा होगा। स्टार जैस्मिन, जैस्मिन आपने देखा होगा, ठीक है। तो जैस्मिन का जो प्लांट होता है वो भी क्लिम्बर होता है। इसके बाद बिटर गोर्ड होता है, ये भी यानी कि करेला जो होता है वो भी क्लिम्बर के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्रीपर्स और क्लिम्बर्स दो तरीके के प्लांट और होते हैं। तो हर्ब, श्रब्स और ट्रीज इनके बारे में तो आपने जाना ही। इसके अलावा भी कुछ प्लांट क्रीपर्स और क्लिम्बर्स की कैटेगरी में आते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनको आप इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है स्टेम। तो जो स्टेम होता है यानी कि जो तना होता है, अब ये तना क्या काम करता है, स्टेम्स क्या काम करते हैं। तो पहली बात तो स्टेम जो है ये सपोर्ट करता है, ये सपोर्टिंग का काम करता है प्लांट के पार्ट को, ठीक है। तो कोई भी प्लांट अगर आप देखेंगे और उसके स्टेम को देखेंगे तो प्लांट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यानी कि ग्राउंड के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पूरा जो लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स ये सब चीज़ें जो होती हैं उनको सपोर्ट करने का काम ये स्टेम करता है। और स्टेम एक चीज़ और करता है कि ये जो वाटर और मिनरल्स होते हैं उनको ले जाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड है, इस तरीके से ये रूट्स निकले हुए हैं, ठीक है। और ये फ्लावर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ब्रांचेस निकल आई हैं और ठीक है, इस तरीके से ये ब्रांचेस हो गई मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ से यहाँ जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल हैं वाटर के पार्टिकल इस तरीके से एब्जॉर्ब होते होते यहाँ से होते होते लीव्स तक जाते हैं और लीव्स जो होती हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिजाइन होती है। और स्टेम का और दूसरा काम, पहला काम तो ये सपोर्ट करने वाला था, दूसरा काम था कि ये वाटर और मिनरल्स को, अब ये मिनरल्स जो होते हैं ये वाटर के थ्रू ही प्लांट को मिलते हैं और स्टेम के थ्रू होते हुए ये लीव्स तक जाते हैं, फ्लावर तक जाते हैं, इनका अपना सब काम होता है, ठीक है। तो स्टेम के टाइप के बेस पर आपने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में जाना। अब आते हैं हम लोग लीफ के बारे में। ये जो लीफ होता है, लीफ मतलब पत्तियां, तो पत्तियां जो होती हैं इसमें खाली तीन पार्ट, तीन क्या दो ही पार्ट आप यहाँ पे ध्यान देखिए। एक और पार्ट होता है, जैसे कि ये जो देख रहे हैं ना ये डिजाइन, इसको वेन्स कहते हैं, ठीक है, वेन्स। और ये जो बीच में एक मोटा सा इस तरीके से जा रहा है इसको कहते हैं मिड रिब। क्या नाम है इसका? मिड रिब, ठीक। तो ये इसके दो तीन हिस्से हैं खाली। लीफ अगर आप कोई भी ले लेते हैं तो ये जो चौड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं इसको लेमिना कहा जाता है, ठीक है। जो ब्रॉड स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको लेमिना कहेंगे। और यहाँ पे जिससे स्टेम से जो हिस्सा कनेक्टेड रहता है, लीफ को जो कनेक्टेड रखता है, इसको पेटियोल कहा जाता है। तो लेमिना हो गया, पेटियोल हो गया। तो लीफ के अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे डिजाइन बने हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई नसें हैं या फिर वायर इस तरीके से फैला हुआ है। तो जो पतले पतले वायर आपको दिख रहे हैं उसको वेन्स कहेंगे और जो एक मोटा सा बीच में होता है उसको मिड रिब कहा जाता है। मिड मतलब बीच में, तो बीच में जो बिल्कुल इस तरीके से गया हुआ है इसको मिड रिब कहा जाएगा। तो आइए एक एक के बारे में जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं पेटियोल पर। तो पेटियोल का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इस तरीके से लीफ को स्टेम से कनेक्ट कर रहा है। तो यही बात यहाँ पे लिख देंगे कि द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच टू द स्टेम, यानी कि वो पार्ट जिससे लीफ स्टेम में अटैच रहता है उसे हम पेटियोल कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है लेमिना। तो लेमिना को देख लीजिए ध्यान से, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पूरा पूरा का पूरा जो लीफ है, जो चौड़ा सा हिस्सा होता है लीफ का, उसको हम लेमिना कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट, यानी कि चौड़ा सा हरा वाला जो हिस्सा होता है लीफ का, उसे लेमिना कहा जाता है,
ठीक है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना। नेक्स्ट नंबर पे आता है वेन्स। वेन्स मतलब वैसे तो नसें होती हैं, ठीक है, तो इसमें भी नस की तरह ही इस तरीके से फैला हुआ है, जैसे हम लोगों की बॉडी में डिफरेंट टाइप के वेन्स होती हैं, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स। तो वो क्या काम करती हैं, ब्लड सप्लाई का, ठीक है। तो ब्लड काम करता है हमारी बॉडी में, ब्लड का काम है कि डिफरेंट टाइप के जो यूजफुल चीजें हैं या फिर हार्मफुल चीजें हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करना या ट्रांसपोर्ट करने का काम है। इसी तरीके से यहाँ पे जो लीफ है, लीफ में जो वेन्स होती हैं उनका भी काम होता है कि वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल, चाहे वो फूड मटेरियल हो, वाटर हो, या फिर कोई भी इस तरीके की जो जिसकी ज़रूरत होती है, वो वाटर के थ्रू डिफरेंट टाइप के जो पार्ट हैं प्लांट के उन तक वो पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों की बॉडी में ब्लड रन करता है, ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई तो है नहीं कि ब्लड टाइप की कोई चीज़ हो, तो प्लांट में वाटर ही वो मीडियम है जो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट चीज़ें लेकर के जाता है। तो लीफ के डिफरेंट पार्ट जो हैं, लीफ का जो अलग अलग हिस्सा है, डिफरेंट टाइप के जो सेल्स उसमें लगे हुए हैं, तो वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाने के लिए ये इस तरीके से वेन्स लगे हुए होते हैं। अच्छा, ये जो वेन्स आप देख रहे हैं ना, इसमें भी इस तरीके से छोटा छोटा करके निकला हुआ आप देखेंगे, यानी कि पूरे प्लांट में ये इस तरीके से पूरा एक जाल की तरह पूरा फैला हुआ होता है, ठीक है। ये सप्लाई का ही काम करता है। तो लेमिना आपने देखा, इसके बाद वेन्स आते हैं, नसें। तो इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे कि लाइन ऑन द लीव्स, यानी लीव्स पर जो लाइनें आप देख रहे हैं उसी को हम वेन्स कहेंगे। बहुत सिंपल सा यहाँ पे इसका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आता है मिड रिब। अब ये मिड रिब क्या है, ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, यानी कि पत्तियों के बीच में एक प्रोमिनेंट लाइन जो दिख रही है आपको, यानी लाइनें तो बहुत सारी दिख रही हैं, एक प्रोमिनेंट लाइन है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य, यानी कि मेन, यानी कि मेन लाइन जो यहाँ पे दिख रही है पत्तियों में उसको प्रोमिनेंट लाइन कहा जाता है, उसी को मिड रिब कहा जाएगा, ठीक है। तो ये इतने पार्ट हो गए। तो पत्तियों के बारे में यानी लीफ के बारे में जब जानकारी आपको देनी होगी तो ये फिगर बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और इस फिगर में ज़्यादा कुछ नहीं है, पेटियोल है, लेमिना है, वेन्स है और मिड रिब है, इतनी ही बातें आपको बतानी है। नेक्स्ट नंबर पे लीफ वेनेशन एक पार्ट यहाँ पे आता है। ये पार्ट तो नहीं है, वेनेशन जो है एक सिस्टम है, ठीक है, एक डिजाइन है। तो वेनेशन क्या होता है, वेनेशन नाम पे ध्यान दीजिए, ये वेन्स जो होते हैं इन्हीं का डिजाइन कैसा है, उसी को लीफ वेनेशन कहते हैं। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन, यानी कि जो डिजाइन बना है लीफ में वेन्स का जो डिजाइन है, वेनेशन का मतलब क्या हुआ, लीफ वेनेशन का मतलब क्या हुआ कि लीफ में वेन्स का जो डिजाइन बना हुआ है उसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं, ठीक है। लीफ वेनेशन कई तरीके के होते हैं, मेनली दो तरीके के हैं। एक रेटिकुलेट होता है यानी जाल की तरह फैला हुआ, और एक पैरेलल वेनेशन होता है, यानी कि जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं उस तरीके से वेनेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ वेनेशन एक डिजाइन है। तो लीव्स के बारे में फिर से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग याद करते हैं। लीफ क्या काम करता है, लीफ क्या काम करता है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लीफ में कितने पार्ट होते हैं इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो अगर किसी भी प्लांट के लीफ को थोड़ी बड़ी पत्ती अगर आप लेते हैं, जैसे मैंगो लीफ है, उसको आप तोड़ करके अपने हाथ में लेकर के देखेंगे तो उसका जो डंठल होता है जहां वो स्टेम से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको नाम दिया जाता है पेटियोल, ठीक है। क्या नाम देते हैं, पेटियोल, ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ से तोड़ेंगे तो ये टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है, तो इसको पेटियोल कहा जाता है, ये हरे वाले हिस्से को। इसके बाद जो ब्रॉड लीफ आप देख रहे हैं, ब्रॉड पार्ट आप देखते हैं लीफ का, जिसके अंदर ये वेन्स, मिड रिब, ये सारी चीजें होती हैं, तो उसको ब्रॉड स्ट्रक्चर एंड ग्रीन स्ट्रक्चर को हम लोग लेमिना कहते हैं। लेमिना के अंदर डिफरेंट टाइप के वेन्स पाए जाते हैं, तो बहुत पतले पतले जो वेन्स होते हैं उनको तो वेन्स ही कहा जाता है ना, कुछ लाइनें वहां पे बनी हुई होती हैं तो उसको वेन्स कहा जाता है। अब बीच में एक प्रोमिनेंट लाइन होती है, यानी कि थोड़ी सी मोटी होती है, उसको मिड रिब कहा जाता है। मिड मतलब होता ही है बीच में, तो मिड रिब जो होता है ये प्रोमिनेंट लाइन होती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे
लीफ वेनेशन एक यहाँ पे सिस्टम है। लीफ वेनेशन का क्या मतलब हुआ? लीफ वेनेशन का मतलब, वेनेशन शब्द पे ध्यान देंगे, वेनेशन मतलब वेन्स का डिजाइन, यानी वेन्स किस तरीके से फैला हुआ है, वो जाल की तरह है या फिर वो पैरेलल है, वो या वो किस तरीके का फैला हुआ है, उसी हिसाब से उसका नाम दे दिया जाता है और उसको लीफ वेनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब लीफ वेनेशन के बारे में कुछ बातें जानेंगे और देन आफ्टर लीफ और क्या काम करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बाबू, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे वेनेशन के बारे में देखा कि लीफ वेनेशन में different types of veins design is called leaf venation. There are two types of venation which is parallel venation and reticulate venation. दो तरह का वेनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक पैरेलल वेनेशन है और एक रेटिकुलेट वेनेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं रेटिकुलेट वेनेशन में। जरा इसमें वेन्स को ध्यान से देखिए, इसमें जो वेन्स हैं वो पूरी तरीके से जाल की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और पूरा फैले हुए हैं, तो इनको जाल नुमा वेनेशन कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन में जरा देखिए, ये जो वेन्स लगी हुई हैं मिड रिब से, वो एक दूसरे के पैरेलल ही इस तरीके से जा रही हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन का डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनेगा? इफ वेन्स डिजाइन इज नेट लाइक, रेटिकुलेट में वेन का डिजाइन कैसा होता है? नेट लाइक, यानी जाल की तरह, ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, यानी मिड रिब के दोनों तरफ नेट लाइक अगर वेन का डिजाइन है तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बान्यान का पेड़ है, यानी बरगद का जो पेड़ है उसका जो लीव्स है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, रोज में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, सिल्क कॉटन में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप मैंगो लीव्स अगर आप लेते हैं तो उसमें भी उसके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ कहीं भी मैंगो ट्री दिखे उसका एक लीफ लेकर के उसमें इस तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन देखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट नंबर पे पैरेलल वेनेशन आता है। अब ये पैरेलल वेनेशन क्या होता है? पैरेलल वेनेशन का मतलब हुआ कि एक दूसरे के पैरेलल ये वेन्स जा रही हैं। तो इफ द वेन्स डू नॉट कट ईच अदर एंड, मतलब जो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन होती है वही आप लिख देंगे यहाँ पे तब भी चल जाएगा। इफ द वेन्स डू नॉट कट ईच अदर एंड आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं यहाँ पे वेन्स, तो उसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बनाना, तो बनाना का जो लीफ होता है ये बनाना का ही लीफ है। ठीक है, इसके बाद बैम्बू लीफ अगर आप देखेंगे, बैम्बू अगर आपको दिखे तो बोरेसकस, यानी कि बोरेसस। ठीक है, तो बोरेसस का भी एक प्लांट होता है, उसमें भी जो लीफ होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का वेनेशन आपको देखने को मिला, एक रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है? इसकी हिंदी जो होती है वो होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हिंदी में। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वाष्प का उत्सर्जन। वाष्प का मतलब वेपर, तो वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस, यानी कि जो लीव्स होती है ना वहां से वाटर, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, उस स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स, यानी पत्तियों से पानी बाहर आता है। तो पत्तियों से जो पानी बाहर आता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेपर। किस फॉर्म में बाहर आता है? वेपर के फॉर्म में। वाटर बाहर आता है वेपर के फॉर्म में, इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दिस प्रोसेस बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, यानी कि दिस प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि पत्तियों से जो है, जैसे ये पत्ती इस तरीके से डिजाइन अगर हमने कर दिया तो यहाँ से जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें से वाटर वेपर के फॉर्म में हमेशा बाहर उड़ता रहता है, इसी को ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कहा जाता है।
नेक्स्ट नंबर पे फोटोसिंथेसिस एक आता है यहाँ पे, तो फोटो वर्ड पे ध्यान देंगे, फोटो लाइट वर्ड से यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, लाइट से कनेक्टेड है ये फोटो। तो सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, तो लाइट से बनाना, तो लाइट से क्या बनाते हैं यहाँ पे, लाइट से यहाँ पे फूड का प्रिपरेशन होता है। तो जो लीफ होता है ना वो फूड का प्रिपरेशन करता है बेसिकली। लीफ का एक शॉर्ट फॉर्म किचन भी है, किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड लीफ, ठीक है। तो लीफ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं जिससे वो फूड बनाते हैं। तो फूड बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये फोटो का मतलब ही लाइट है, तो यहाँ पे लाइट, सनलाइट चाहिए, और एक ग्रीन कलर का यहाँ पे सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लोरोफिल, CHLO, क्लोरो और फिल, PHYLL, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या कहते हैं इसको, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है व्हाट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज नथिंग बट ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल इज ए ग्रीन सब्सटेंस और ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट लीफ। ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है या ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, विच इज नेसेसरी टू प्रिपेयर फूड इन द प्लांट। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है। तो क्या क्या जरूरत है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे सनलाइट की जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत है, वाटर की जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वाटर तो रूट से मिल जाता है, रूट के थ्रू वाटर लीफ तक पहुंच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से यानी एटमॉस्फेयर से ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस, सारी चीज़ों को मिला करके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो लीफ होता है वो फूड का प्रिपरेशन करता है। तो इस फूड का होता क्या है फिर, वो खाना क्या होता है, क्या पत्तियां उसे तुरंत खा ले जाती हैं, नहीं, वो खाना ढेर सारा प्रिपरेशन होता है खाने का। तो यहाँ पे जो फूड है, जो बना हुआ खाना है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो जाता है और जिसको हम लोग खा लेते हैं। जैसे पोटैटो यानी कि आलू, तो आलू जो हम लोग खाते हैं वो लीफ ने ही उसको बनाया हुआ होता है और वो लीफ के थ्रू बनाया गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनता है और वहाँ से फूड स्टेम के थ्रू होते हुए जा करके अंडरग्राउंड स्टेम में इकट्ठा हो जाता है। तो पोटैटो वैसे स्टेम ही होता है, वो रूट नहीं है, अंडरग्राउंड भले ही होता है लेकिन वो स्टेम का ही पार्ट है, ठीक है। रेडिश देख लीजिए, रेडिश यानी कि मूली, मूली जो होता है उसकी पत्तियां होती हैं, वो खाना बनाती हैं और वो रूट में ले जा करके उसको स्टोर कर देते हैं। कैरेट इसी तरीके से है, यानी कि गाजर, तो मूली गाजर जो होता है वो स्टोर्ड फूड होता है जो हम लोग खाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के अलग अलग हिस्सों में, डिफरेंट पार्ट का मतलब होता है कि प्लांट के अलग अलग हिस्सों में ले जा करके खाना को स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है ना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो प्लांट में होती है ना, उससे एक गैस निकलती है ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन यानी स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट यानी खाने का प्रिपरेशन करते हैं, जिसे हम लोग वापस लेते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, प्लांट को अगर हम काटते चले जाएंगे, यानी कि प्लांट अगर न रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने वाला कोई नहीं रहेगा और इसके अलावा ऑक्सीजन देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो ना हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी और ना ही खाना मिल पाएगा। तो इसीलिए प्लांट बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करिए कि प्लांटेशन करिए, कम से कम हर साल एक प्लांट आप ज़रूर लगाइए, और सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी है जिससे कि वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपने देखा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने देखा, ठीक है। इसको और डिज़ाइन किया जा सकता है, जैसे अब यहाँ पे हम एक इस तरीके से प्लांट बना दें, ठीक है। ये इस तरीके से लीव्स बना दिया हमने, ठीक है। ये लीव्स हो गई हैं, ये फ्लावर यहाँ पे हो गया सपोज दैट इस तरीके से, और यहाँ पे सन बना दिया हमने, सन से इस तरीके से लाइट आया, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, यहाँ पे वाटर और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें ले करके क्लोरोफिल तो यहाँ पे है ही,
क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे हो गई, क्लोरोफिल है यहाँ पे। ये सब पूरी प्रोसेस यहाँ पे निकल करके फूड का फॉर्मेशन कर दे रही है। और ये फूड जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिजाइन बना के भी आप अपनी बातों को बता सकते हैं। फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक प्रोसेस है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन शॉर्ट आप इसको कह सकते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। बहुत सिंपल सा यहाँ पे याद करने का तरीका है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फूड मेकिंग प्रोसेस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, ये जोड़ दीजिए, ये आपका पूरा लंबा सा डेफिनेशन बन जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा डिजाइन, मतलब थोड़ी बातें बता दीजिए तो एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन बन जाता है, ठीक है। तो बहुत ईजिली, बहुत शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को अच्छे से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग चीज़ें जो होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से मिला के ही बनती हैं। तो हमें यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म्स आ रहे हैं, जैसे वेनेशन एक टर्म हो गया, मिडरिप एक टर्म हो गया, पेटियोल एक टर्म हो गया, लेमिना एक टर्म हो गया। तो ये जो टर्म्स होते हैं उनको एग्जैक्टली जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं और कहाँ यूज़ होती हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे चल करके आपको और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में, अभी तो क्लास 6 की चीज़ें हैं ये सब, तो सिर्फ यहाँ पे आपको छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बेसिक लेवल पर बताई जा रही हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी उसमें और ज़्यादा चीज़ें हम लोग जानेंगे और भी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए जितनी चीज़ें दी गई हैं उतने पे ही हम लोग रहते हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में आप चीज़ों को अच्छे से लिख सकें और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी के लिए इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फ्लावर के बारे में जानेंगे और फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो फ्लावर भी देखिए दो तरीके के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। यानी कि एक यूनिसेक्सुअल होता है, एक बाईसेक्सुअल होता है। मेल फीमेल का मतलब ये हुआ कि जिस पे एक यूनिसेक्सुअल और एक बाईसेक्सुअल दो तरह के फ्लावर हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक फ्लावर ऐसा होता है जिस पे मेल सेक्स पार्ट और फीमेल सेक्स पार्ट दोनों पाए जाते हैं। और एक फ्लावर ऐसा होता है जिस पे या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है, तो वो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो जिसके बारे में अब अच्छा, फ्लावर के ढेर सारे पार्ट भी होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि पेटियोल्स होता है और स्टेमेन होता है और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना, ये हम लोग फीमेल पार्ट के बारे में जानेंगे। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। तो अभी के लिए जितने टर्म्स आपको बताए गए हैं उस पे उसको पढ़िए, उसको जानिए, उसको देखते रहिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को स्टडी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो पे बने रहिए, कुछ न कुछ आप सीख के ही जाएंगे। फालतू का वीडियो स्क्रॉल करने से, फालतू का जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सब चीज़ों को स्क्रॉल करने से अच्छा है कि आप कुछ चीज़ें इस तरीके से थोड़ा टाइम दे करके, है पेशेंस, धैर्य रखिए, ठीक है। और धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए, बहुत कुछ चीज़ें आपको आने लगेंगी, ठीक है। टाइम देंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।